नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों 19 तारीख से स्टार्ट है। तो कुछ दिन से दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था आरआरबी ग्रुप डी के लिए, लेकिन दोस्तों अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो डाली थी, 2-3 वीडियो बनाई थी मैंने, ताकि उनका अच्छे से रिवाइज हो सके, एलपी सीयूटी 2 वालों का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब दोस्तों आपको रेगुलर ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस की जो वीडियो हैं दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएँ, यानी दोस्तों केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपकी कितने प्रकार की जो हैं केमिकल रिएक्शन होती हैं, और रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों। और कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करता है और किस प्रकार से विस्थापित करता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों, नोट्स अवश्य बनाने हैं, उन्हें रिवाइज किया करो, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का आपका ये टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का आपके ये टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, और जब क्रिया करते हैं दोस्तों, कुछ पदार्थ जो क्रिया करते हैं, जो पदार्थ, उनको कुछ बंध टूटते हैं, कुछ जुड़ते हैं। एक ऐसा नहीं दोस्तों, एक पदार्थ में एक ही तत्व हो, उसमें कई सारे तत्व भी पाए जाते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, वह जो तत्व ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर तत्व को विस्थापित कर देता है। तब जाकर दोस्तों एक रिएक्शन क्लियर होती है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तब जाकर दोस्तों एक पदार्थ आपके सामने बनकर तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं, और अंतिम रूप से एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें दोस्तों हम कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, और अभिकारक के बाद बनने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों हम उत्पाद, यानी दोस्तों प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये दो पदार्थ हैं कोई A+B, तो ये क्या है दोस्तों, क्रियाकारक हैं। ये क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास एक तत्व बनकर आएगा जिसे हम कहते हैं दोस्तों, यानी पदार्थ बनकर आएगा, उससे जिसे हम कहते हैं दोस्तों उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है ना, इसका मतलब है ये पदार्थ वाष्पित हो चुका है, यहाँ ये बचा ही नहीं। और नीचे का जो चिन्ह लगा हुआ है ये तीर वाला, ये नीचे की ओर, इसका मतलब है दोस्तों शेष बचा हुआ उत्पाद, ठीक है। जैसा कि नीचे बताया गया है, जिस उत्पाद के पास अपवर्ड एरो लगा हुआ हो तो उसे गैसीय उत्पाद कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त हो जाती है। और जिस उत्पाद के साथ डाउनवर्ड एरो लगा हो तो वह उत्पाद पात्र में नीचे बैठ जाता है, अर्थात वह अवक्षेप होता है, वह अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। तो ये चीज़ें आ गई होंगी दोस्तों समझ में। तो इसे कहते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिटेल में। और रासायनिक अभिक्रिया से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ अवश्य पढ़नी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम रिएक्शन कराते हैं दो पदार्थों के बीच,
दो तत्वों के बीच या दो से अधिक तत्वों के बीच जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए दोस्तों किस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, उसकी एक श्रेणी है दोस्तों। मतलब एक प्रकार से मैं आपको बताऊँ टेबल है, वो आपको याद करनी होगी, बहुत ईजी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे और कोई फॉर्मूला तैयार करोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये है वो क्या कहते हैं वो सारणी, ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब ये दोस्तों ये पूरी जो दिखाई दे रही है आपको, ये श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे यौगिक होते हैं ना, जैसे रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों इसके पास भी जी लगा हो, यहाँ पर भी जो जिसके द्वारा हम रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 से हम रिएक्शन कराएं तो ये भी जी इस प्रकार से लगा हो और यहाँ पर भी जी ही हमें प्राप्त हो, तो ये क्या मतलब है दोस्तों इसका, ये गैसीय उत्पाद है। जी का मतलब है गैसीय, एस का मतलब है सॉलिड, LQ का मतलब है दोस्तों लिक्विड। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यौगिकों के पास लिखे हुए शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, जैसे AQ लिखा हो तो जलीय विलयन है वो, S लिखा हो तो सॉलिड कंपाउंड, I लिखा हो तो सॉरी दोस्तों L लिखा हो तो लिक्विड कंपाउंड और G लिखा हो तो दोस्तों गैसियस कंपाउंड। और ये सारणी जरूर आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, और इससे दोस्तों सारी की सारी रिएक्शन आपको बहुत ही आसान दिखने लगने लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। बस ये सारणी आपको याद कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है दोस्तों। एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ पढ़कर कि लीना से Li यानी लिथियम, K से पोटेशियम, बापू से बेरियम, Na से सोडियम। इस प्रकार से आपको याद करेंगे। लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, जमीन करोड़ रुपए और क्या मांगा, लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ। और यहाँ पर ये दोस्तों हाइड्रोजन है आपका, तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। तो ये होता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये सारणी आपको याद है दोस्तों, आप ईजिली दोस्तों जो है आप हर केमिकल रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं या कोई क्रिया कराते हैं तो होता क्या है दोस्तों, कुछ पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, एनर्जी रिलीज करते हैं। और एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ताप ही तो होगा, एक प्रकार का ऊर्जा ही तो होगी। और ऊर्जा क्या करती है दोस्तों, परिवेश का जो है हमारे वातावरण के अराउंड जितना भी हमारे अराउंड जितना भी दोस्तों ताप है ना, ये एक गैसीय उत्पाद है, एक एनर्जी है। और जब ताप रिलीज होगा दोस्तों, सीधी बात है पर्यावरण का ताप बढ़ेगा। और कुछ पदार्थ क्या करते हैं दोस्तों, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एब्जॉर्ब का मतलब है वो अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, उसे कहते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वही चीज़ें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का त्याग या उत्सर्जन होता है और यह अभिक्रिया वातावरण या परिवेश का ताप बढ़ा देती है, ये होती है दोस्तों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है और यह अभिक्रिया वातावरण का ताप कम कर देती है, ये आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A+B से C और D बना और प्लस में क्या बना, ऊष्मा, तो अंत में इसके प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पर ऊष्मा होगी दोस्तों ऊष्माक्षेपी में, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऊष्मा होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। और आपको बता दूं दोस्तों, उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से अधिक कम होती है किसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। और जबकि ऊष्माशोषी में उत्पाद की ऊष्मा अधिक होती है क्रियाकारक की ऊष्मा से। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जितने भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों,
ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हैं, जैसे श्वसन, चूना प्लस पानी, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे CO3, कैल्शियम कार्बोनेट और जल की जब हम क्रिया कराते हैं, ये भी आपका दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लकड़ी का दहन, किसी भी प्रकार का दहन हो, खाद बनाना, कोयला दहन, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये सारे के सारे दोस्तों आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वहीं दोस्तों ऊष्मा शोषी की बात करें तो देखिए दोस्तों, N2 + O2 की क्रिया जब हम कराते हैं तो वहाँ का क्या होता है दोस्तों, N2NO बनता है और साथ में ऊष्मा बनती है। ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है 2NO के द्वारा। तो ये भी दोस्तों आपका ये आपका ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण, गलन, क्वथन, यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे गलन, क्वथन, संघनन, ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बर्फ व पानी जो होते हैं दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। बाष्पीकरण, ये भी आपका दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यानी जितना भी दहन होगा, किसी भी लकड़ी को जलाना या जो भी है, कोई भी पदार्थ जल रहा हो, तो वो आपका दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में आता है। जबकि दोस्तों जैसे कि कोई क्रिया, जैसे हम क्रिया होती है ना दोस्तों, जैसे बर्फ का द्रव में बदलना, तो ये क्या है दोस्तों, गलनांक। द्रव का गैस में बदलना, क्वथनांक। ठोस का सीधे आपका दोस्तों गैस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन। ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं आपकी, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आती हैं। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों, जब भी आप क्रिया कराओगे तो वहाँ पर सबसे मेन कारण है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन यानी अपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन ये हो रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, और हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रख लेने हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण में दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जो है जुड़ना दोस्तों अपचयन कहलाता है। ये उपचयन है दोस्तों, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुड़ेंगे और ऑक्सीकरण भी जुड़ेगा। ये उपचयन है दोस्तों, अपचयन नहीं है, उपचयन है आपका। हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। उपचयन को ही दोस्तों ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन अलग होता है। और विद्युत धनी तत्व का हट जाना ऑक्सीकरण होता है, जैसे धातुओं। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। और इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीकरण में अंक में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं आप बात करें दोस्तों रिडक्शन में, तो ऑक्सीकरण का हटना, ऑक्सीजन का हटना और विद्युत ऋणात्मक तत्वों का हटना अपचयन कहलाता है, यानी वो जुड़ेंगे। और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये भी आपका रिडक्शन कहलाता है। विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का अपचयन भी अपचयन ही है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन का ग्रहण होना यानी जुड़ना दोस्तों, ये एक प्रकार का आपका रिडक्शन है। और ऑक्सीकरण अंक की संख्या में जो है दोस्तों कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हटेगा तो अंक में तो कमी होगी ही। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए। एक होता है दोस्तों आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी अपोपचयन अभिक्रियाएं। तो ये क्या होती हैं दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का साथ दें, यानी दोनों प्रकार की इसमें क्रियाएं हो, तो वे पदार्थ जो हैं दोस्तों ऑक्सीकरण पेय कहलाते हैं, जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक जिनका अपचयन हुआ हो और अपचायक जिनका ऑक्सीकरण हुआ हो। तो ऑक्सीकरण के उदाहरण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी हैं, जैसे O2,
O3, ऑक्सीकारक पदार्थ के उदाहरण है दोस्तों ये। तो ये आपको डायरेक्टली आपको याद रख लेने हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये दोस्तों क्राइनोलाइट डाइक्रोमेट है, ये लेड ऑक्साइड है। तो ये सारे सारे आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ के उदाहरण, जैसे कि दोस्तों ये हैं आपके ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड ऑक्साइड। ये आपके प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। और अवकारक ये डायरेक्टली आपको ये आपके अवकारक हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, कार्बन और आपका हाइड्रो आयोडिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये, और स्टेनस क्लोराइड जो है दोस्तों, ये भी आपका कुछ अपकारक पदार्थ हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये ऑक्सीकारक हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये अपकारक हैं, ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उभयधर्मी, जिन्हें हम कहते हैं अपकारक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाले। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 और नाइट्रस अम्ल, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ऑक्सीकरण या अपचयन के उदाहरण, देखिए दोस्तों ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, अपचयन किस प्रकार से होता है, वो मैं आपके लिए बहुत आसान भाषा में और दोस्तों इन्हीं चीज़ों को आपके लिए समझाने वाला हूँ, ताकि दोस्तों हर चीज़ अच्छी तरह से आपको समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ आपके पास जो है दोस्तों दो पदार्थ हैं क्रियाकारक, एक तो 2Mg, एक O2। और इसका जब हम क्रिया कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा क्या, 2MgO मिलकर हमारे पास आएगा बनकर, जहाँ पर Mg का दोस्तों क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी Mg यानी मैग्नीशियम जो है, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना ही मैंने ऑक्सीकरण बताया। और ऑक्सीजन का अपचयन, अपचयन भी तो हो रहा है, क्यों 2O2 जो है, एक मिनट दोस्तों, O2 है, यहाँ से 2 हटा, ये Mg के साथ जुड़ गया और O Mg के साथ जुड़ गया। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर Mg का ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2H2 + O2, तो 2H2O बना। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण। और दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना दोस्तों अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है अपचयन हुआ है। जैसे H2I2 2HI, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और I का अपचयन। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सारी क्रियाएं हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों कि धनावेश की वृद्धि या ऋणावेश की कमी हो रही हो तो ऑक्सीकरण, और धनावेश की कमी या ऋणावेश की वृद्धि हो रही हो तो ये अपचयन कहलाता है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका संतुलित अभिक्रिया कि जैसे कि दोस्तों आपके सामने कोई अभिक्रिया दे दी जाए, अब आपको उससे बोला जाए कि इसको आप संतुलित कीजिए, तो आप किस प्रकार से संतुलित करोगे, किस प्रकार से अभिक्रियाएं जो हैं मिल बनकर तैयार होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ सभी परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे दोस्तों ये H2 है, ये O2 है, तो यहाँ मिलकर इनकी जब हमने क्रिया कराई तो क्या हुआ दोस्तों, H2O बना, यानी जल बना। यानी यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु थे, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु थे, यहाँ ऑक्सीजन का 1 ही अणु है। अब ये तो दिक्कत हो गई, हमें ऑक्सीजन के भी 2 अणु चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन के हम जब हमने क्रिया कराई तो ऑक्सीजन के 2 अणु थे, तो हमें 2 ही अणु चाहिए। अब कैसे होगा, तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है,
हमने संतुलित करना है बस। तो दो हाइड्रोजन के अणु 2H2 कर दो, यहाँ पर O2 पहले से ही है, और जब इसे हम संतुलित करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने मतलब बंद करा जाएगा 2H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पर 4 हैं, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 हैं तो ऑक्सीजन के 2 हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संतुलित होती है। जैसे N2 प्लस H2, अब क्या हो दोस्तों, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2NH3 बन गया, ये अमोनिया बन गया। लेकिन दोस्तों असंतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 3 अणु नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है। तो क्या करना होगा, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ इसके सामने दोस्तों आपको क्या करना होगा, 3H2 लगा देना होगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जब दोस्तों इसे संतुलित करना होगा तो 2 जो है दोस्तों N के साथ भी होना चाहिए और H के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर 6 अणु हैं हाइड्रोजन के। तो ये जब हम जैसे कोई क्रिया होती है दोस्तों HNH3, अब हम दोस्तों अगर ये 2 इसके सामने लगा देना तो ये इसका भी होगा और ये इसका भी होगा, और कोई भी चीज़ जैसे कोई भी अंक यहाँ पर हो तो ये इसके गुणा में हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन के लिए भी होगा 2 और ये हाइड्रोजन के लिए भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे NaOH प्लस H2SO4 है यहाँ पर, तो Na2SO4 प्लस H2। और दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे कि मैं ये क्रिया बता रहा हूँ सर, आप पता नहीं आपने ये Na2 यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, हाइड्रोजन और सोडियम सल्फेट ऐसे जोड़ दिया, ये पता नहीं हाइड्रोजन वहाँ आप कैसे ले गए, H2 कैसे बना दी। वो सारी चीज़ें दोस्तों जो मैंने आपके लिए श्रेणी बताई है ना पीछे क्रियाकारक की, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी और क्या मांगा, जमीन करोड़ों पे और लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ। तो वो सारणी जरूर आपको याद रखनी है। वहाँ से दोस्तों अगर वो आप याद रख लोगे ना तो ईजिली सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रियाएँ हैं दोस्तों, ये आपको इस प्रकार से करनी है, याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है, चौथी, पाँचवीं और छठवीं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं कि अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो एक एक करके सारी अभिक्रियाओं के प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली है आपके सामने योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर कोई एक नया पदार्थ बनाए तो वो होती है दोस्तों आपकी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, कैसी दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया। जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाए तो वो आपकी योगात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O, ये 2 पदार्थ थे आपके, 2 क्रियाकारक पदार्थ थे, यहाँ पर एक पदार्थ बनकर आया तो ये आपके दोस्तों संयोगात्मक अभिक्रिया हुई या संयोजन अभिक्रिया हुई। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनकर आया 2NH3। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों विघटन अभिक्रिया, विखंडन या वियोजन इसे हम कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थ टूटते हैं और एक नया उत्पाद बनता है। जैसे ये कोई एक पदार्थ है, इसका विखंडन हुआ और यहाँ पर B प्लस C बना हमारे पास। जैसे CaCO3 है, जब इसका दोस्तों हमने ऑक्सीकरण अपचयन कराया, विखंडन कराया, विघटन कराया, वियोजन कराया, तो हमारे पास क्या बनकर आया CaO प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी तापीय अभिक्रिया है, कौन सी ऊष्मीय अभिक्रिया है। तो इनके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो आपका एरो वाला चिन्ह है, ये जो आपका एरो वाला चिन्ह है, इसको अगर ये डेल्टा वाला चिन्ह आ जाए ना तो आप ये समझ लेना ये तापीय अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। अगर धारा का मान लिखा जाए तो ये दोस्तों विद्युत अभिक्रिया है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है। ठीक है, और प्रकाश लिखा जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना दोस्तों
यह आपकी जो है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया है। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि तार के ऊपर तीर के ऊपर प्रकाश शब्द या एच भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। और एच वी ई बराबर एच वी, ई का मतलब है दोस्तों एनर्जी, एच एक प्लांक नियतांक होता है और बी प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ एच जो है दोस्तों, इसका मान जो होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब एक होता है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो जो सारणी मैंने बताई थी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन। तो यहाँ पर वो सारणी बहुत ज़्यादा काम करती है कि किस प्रकार से एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। और सीधी बात है दोस्तों, जो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे आपका फ्रेंड हो, अगर आप और आपके फ्रेंड हैं तो आप समझ लेना दोस्तों, अगर आप ताकतवर हो तो आप अपने फ्रेंड को मार सकते हो, और अगर आप ताकतवर नहीं हो, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, अगर आप ताकतवर नहीं हो उसके सामने तो वो आपको मार कर चला जाएगा, पीट कर चला जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जो तत्व ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्शन वाला होता है, वो दोस्तों वहाँ पर अपना जगह बना लेता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। यही होती है दोस्तों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे ए बी प्लस सी, तो सी ने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, बी को विस्थापित किया, ए के साथ जुड़ गया ए सी प्लस बी। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ये रहा दोस्तों CuSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जिंक ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से। और अगर आप सारणी में देखोगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारणी में आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार। ये रही दोस्तों, कॉपर आपका ये रहा, जिंक आपका ये रहा। एक चीज़ आपको याद रखनी, जैसे जैसे आप शुरुआत से देखोगे, शुरुआत में जितने तत्व हो सारे सारे ताकतवर, जैसे जैसे आप नीचे चलते आओगे, इस प्रकार से चलते आओगे, तो क्या होगा दोस्तों, वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। और सबसे कम क्रियाशील होता है दोस्तों आपका सोना। तो यहाँ पर जिंक ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से। तो वही चीज़ मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है जो आपको समझनी है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित किया, खुद सल्फर के साथ जुड़ गया और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये होती है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये होती है दोस्तों दो विस्थापन। एक तत्व, ये भी दोस्तों एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। तो ये अभिक्रिया क्या है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन दो बार होता हो, अर्थात प्रत्येक द्विविस्थापन एक प्रकार का विस्थापन है, लेकिन प्रत्येक विस्थापन द्विविस्थापन नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों ए बी की क्रिया सी डी से कराई हमने, तो क्या किया दोस्तों, सी ने बी को विस्थापित किया और बी सी की जगह आया, एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए सी बना और ये बी डी बना। तो ये होती है दोस्तों दो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बी ने यहाँ पर दोस्तों डी ने बी को विस्थापित किया और इस बी ने दोस्तों डी को विस्थापित किया, सी के साथ जुड़ा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ताकत है। तो ये यहाँ पर आया दोस्तों और ये यहाँ गया, तो ये है दो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे NaOH प्लस Cl, तो क्या होगा दोस्तों, जो आपका सोडियम है हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर है, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास जगह नहीं बची, तो हाइड्रोजन क्या करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा जाकर, तो ये H2 बन जाएगा और यहाँ वो है ही पहले से, तो NaCl प्लस H2। तो इस प्रकार से ये होता है, ये दो विस्थापन अभिक्रिया है आपकी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद रख लेना है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों इसमें। तीव्र अभिक्रिया और मंदन अभिक्रिया भी होती हैं दोस्तों। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराएं तो दोस्तों ये तीव्र अभिक्रिया होती है।
और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराएं तो दोस्तों ये मंदन अभिक्रिया होती है। और जो लोहे पर जंग लगना दोस्तों ये मंदन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ये पूछी भी नहीं जाती हैं। जो लोहे पर जंग लगना है एक मंदन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय यानी दोस्तों रिवर्सिबल और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नॉन रिवर्सिबल। तो वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं ये उत्क्रमणीय कहलाती हैं। और वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती है वे अनुत्क्रमणीय कहलाती हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है वेग समान हो, इनमें जो है दोस्तों अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग समान होता है उत्क्रमणीय में, और इसमें साम्यावस्था नहीं होती है, इनमें वेग समान नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है कि दोस्तों भौतिक परिवर्तन जितने भी होते हैं आपके सारे के सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। सारे के सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रक्रिया के उदाहरण हैं। और जो आपके रासायनिक हैं वे सारे के सारे दोस्तों आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके बदलिए फिर बता रहा हूँ। एक तो आपको दोस्तों देखिए ये सारणी, ये श्रेणी जो मैंने आपके लिए बताई है ये आपको ज़रूर याद रखनी है, और इसी के आधार पर दोस्तों ईजिली आप दोस्तों जितनी आपके रिएक्शन होती हैं वो आप कर पाओगे। और दोस्तों ये वाली ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी ये डायरेक्टली आपसे पूछ जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों इसमें। और कुछ दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल जो हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए बताए हैं ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये तो मैंने समझाई दी आपके लिए, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन ये आपके लिए मैंने बता ही दिया क्या होती हैं। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।